अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम। और मैं हूँ समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम अपने आज के मौज़ूआत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के रूह परवर इज्तिमात हुए और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। खलीजी ममालिक हैं, तुर्की, यूरोप, अमरीका, कनाडा और इसके अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। और कल पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जाएगी। क्या तैयारियां हैं इस वक्त, कितना जोश व खरोश है लोगों में, ख़ासतौर पर जानवरों की ख़रीदारी को लेकर बिल्कुल। बड़ी गहमा गहमी होती है। इस सब पर बात करेंगे। और लेकिन इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़ा हुजूम होता है, बड़ा रश लग जाता है मवेशी मंडियों में, तो साथ ही हमारे जहन में फ़ौरन से ख्याल आता है कि जब एक ही जगह पर इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे तो फिर कोविड फैलने का खतरा भी बिल्कुल। उतना ही बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है, और ख़ासतौर पर हमें ईद उल अज़हा पर पाकिस्तान में चौथी लहर का भी हमें सामना है, तो ईद उल अज़हा पर किन एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कुछ अवॉइड करना है, कैसे ख़ुद पर सोशलाइजेशन को कंट्रोल करना है। ईद का मौका भी है, अब मिलना मिलाना भी है, लेकिन साथ में एहतियात भी करनी है। तो इस पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल जी। और ईद के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो ईद की तैयारियां हैं वो किस मरहले पर पहुंची हैं। कुछ पैकेजेस हैं हमारे पास, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो दीगर खबरें हैं उनके अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो FATF की लिस्ट के हवाले से है। उस FATF के हवाले से बात करेंगे कि FATF के अंदर क्या जो प्रोग्रेस है वो हो रही है और किस हवाले से जो है वो दुनिया इसको ले रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का और बहुत ही अहम किस्म का बयान जो है वो आज जो तर्जुमान है अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के, उनकी जानिब से भी हमारे पास है। वो बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे, नेट प्राइस का, और इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें हैं उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे। ये सब कुछ होगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ है MCB बर्क रफ्तार। ये मिनटों में पैसे पहुंचाए जब भी मैं चाहूँ मेरे बर्क रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में, जो मैं MCB की 1400 से ज़ायद ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच से आसानी से वसूल कर सकती हूँ या ज़रूरत के मुताबिक ATM से निकाल सकती हूँ, और हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाती है फौरन। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ईद उल अज़हा के हवाले से ही हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। और इसके अलावा जैसे हमने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि खलीजी ममालिक, तुर्की, यूरोप, अमरीका, कनाडा समेत बहुत सारे दीगर ममालिक में भी जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए एक तो कुर्बानी कर रहे हैं और ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। और नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमान जैसे सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तो इसी तरह से दुनिया भर में भी हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ आज ईद उल अज़हा मनाई गई, जिन ममालिक में मनाई जा रही है, वहाँ पर कुर्बानी के दौरान और ईद मिलने और ईद की नमाज, ईद के इज्तिमात के दौरान भी तमाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया, तमाम तर एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया गया। बिल्कुल जी। और इस ईद की अहमियत वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हुआ करती है। हज का मौका भी हुआ करता है, फिर कुर्बानी के अपना एक मकाम है उसके हवाले से भी। और हज के हवाले से अगर हम बात करें तो इस बार जो हज में तादाद थी वो बहुत कम थी, करीबन 60,000 के करीब जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल। हज किया। और उसमें भी समीना हमने देखा कि जो मकामी वहाँ पे लोग थे उन्होंने, और जो दूसरे वाले के जो लोग ऑलरेडी सऊदीया के अंदर मौजूद थे वही सिर्फ उसके अंदर शिरकत कर सके। तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी रहती है हमारी आवाम, क्योंकि मुसलमानों का बहुत ज़्यादा जो है वो एक, जिसे आप कहें कि जज्बाती वाबस्तगी है उस बिल्कुल। मकाम के साथ भी और इस पूरे अमल के साथ भी जो इस बड़ी ईद के मौके पर हमें देखने को मिलता है। और अमूमी तौर पे हम इस ईद को बड़ी ईद का कहा कहते हैं, और जो छोटी ईद है जो होती है। तो ईद उल अज़हा पाकिस्तान के अंदर तो कल खैर मनाई जाएगी, लेकिन आज जो ममालिक जिनके अंदर ईद उल अज़हा मनाई जा रही है उन तमाम लोगों को हम ईद मुबारक देते हैं। आज हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी जी, कि आप लोग इस ईद के इवेंट को इन्जॉय कर रहे हैं।
और जो खलीजी ममालिक है वहाँ पर भी ईद आज के दिन मनाई जा रही है। और इसी हवाले से जिस तरह से जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके साथ हम इसका आगाज़ करते हैं, उसी तरह से इसका आगाज़ हुआ, जिससे हमने आपको बताया कि मस्जिद नबवी और खाना काबा के अंदर ईद की नमाज़ें जो हैं वो पढ़ाई गईं और एक प्रॉपर जो इज्तिमात हैं वो हुए। और फिर उसके बाद जो है जो दूसरे जो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग कुर्बानी वगैरह करते हैं और वो तमाम जो जिसे कहते हैं कि एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ये दिन जो है अपने आगे की जानिब बढ़ रहा है। और इसी तरह से कल भी पाकिस्तान के अंदर जब ईद मनाई जाएगी तो इसकी बाकायदा तौर पर इसके लिए जो सुबह है वो पहले नमाज के इज्तिमात होंगे मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और फिर उसके बाद जो है वो कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इस सारे अमल के अंदर जिस चीज़ के ऊपर आपने तवज्जो रखनी है, जिस चीज़ के ऊपर आपने फोकस रखना है, जैसे समीना भी आपको बता रही थी, वो ये है कि आपने SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये कुर्बानी का अमल है और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली आप जब कुर्बानी करेंगे या जानवर की खरीदो फरोख्त करते हैं और फिर उसका चारा वगैरह, तो कुछ गंदगी के जो है वो भी गंदगी भी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो जरासीमों का फैलना जो है वो ज़्यादा उसके चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपने ज़्यादा एहतियात रखनी है कि आप सफाई का भी ख्याल रखें और तमाम जो आपके जिसे आप कहते हैं कि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनको भी फॉलो करें। बिल्कुल जी, और इन सब के साथ सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है। और मुसलमान जैसा कि हमें पता है ज़िलहज की 10 तारीख को ईद उल अज़हा मनाते हैं। पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। क्या तैयारियां हैं इस वक्त और किस किस को जानवर मिल गया और कौन ख़रीदारी में मसरूफ़ है, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा हुमा इकबाल ने। आप ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। ईद दुनिया भर में खुशी, मुसरत के इजहार, सदकात और खैरात देने और कमज़ोरों को खुशियों में शामिल करने का नाम है। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों समेत यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर खित्तों में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम मुस्लिम ममालिक में ईद के दिन का आगाज नमाज ईद के इज्तिमात से होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा, मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा में कोरोना वबा से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की गई, जबकि पूरे सऊदी अरब में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मिना, मक्का मुकरमा, जद्दा, मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब के दीगर शहरों में खुसूसी मज़बा खानों का एहतमाम किया गया है। नमाज पढ़ने के बाद माशाल्लाह सब लोग दोस्त मिलकर हमने कुर्बानियाँ ली हुई थी, वो सब लोगों ने मिलकर एक जगह पे कुर्बानियाँ की। तमाम मुसलमानों को और बिलखसूस सऊदी अरब में अपने मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल अज़हा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ईद कुर्बान पर हमें मुस्तहिक अफरादों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियों के साथ ईद मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तकवा अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और मेरी तरफ से आलम इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ईद के मौके पर बच्चों में खासा जोश जज्बा पाया जाता है। मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक हो। I wish you all a very happy Eid. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक to you all. I wish you all have a happy ईद। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसके बाद से वहाँ भी सरकारी मज़बा खानों में कुर्बानी की जा रही है। इंडोनेशिया में नमाज ईद के इज्तिमात महदूद पैमाने पर मुनाकिद हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला ये मुल्क गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोरोना वायरस की बदतरीन लहर की लपेट में है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से हिफाजती इंतजाम देखने में आए, ताहम मुसलमान भरपूर जोश जज्बे से ईद मना रहे हैं। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, हुमा इकबाल की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और इस रिपोर्ट में ईद की तैयारियां, ईद की जो गहमा गहमी होती है, इस हवाले से भी बात की गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद उल अज़हा आज मना रहे हैं, तो ईद उल अज़हा मनाने के साथ साथ कोरोना SOPs को भूले नहीं हैं। हमें भी यही करना है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चौथी लहर का सामना है। तो कुछ आदाद शुमार के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है। कोरोना केसेस के हवाले से तो मज़ीद नाज़रीन 37 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक दिन में मज़ीद 2145 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये वो रेशो है जो कि एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गई है पॉजिटिविटी की। और इससे पहले हमने देखा था कि मस्बत केसेस की जो शरह थी वो 1 से कुछ कम हो गई थी, और लेकिन अब मौजूदा हालात में चौथी वेव का हमें सामना है। तो इस सूरत में जो मौजूदा शरह है कोरोना केसेस की वो 5.25% रिकॉर्ड की गई है, और हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा होता जा रहा है। और तिबी माहिरीन की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से ये एक बार फिर से खबरदार किया गया है NCOC
पॉलिसी की जानिब से कि अगर ईद उल अज़हा पर एहतियात नहीं की गई, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं किया गया, SOPs पर अमल नहीं किया गया, तो फिर ये शरह 5 आशारिया से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बिल्कुल जी। और करीबन 40,000 से ज़ायद जो है वो गुज़िश्ता दिन टेस्ट किए गए, जिसके बाद 2,000 के करीब जो है वो आप केसेस हमारे सामने आए हैं, 2,145 टू बी स्पेसिफिक। और जो जिसका आप जिस हवाले से वो बता रही थी कि जो शरह है वो तकरीबन 5.25% जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि अलार्मिंग है एक बार फिर से, क्योंकि इसको हम लोग 2 से नीचे तक लेकर आए थे, 1 तक हम इसको ले आए थे और अब फिर से ये शरह बढ़ रही है। ऑब्वियसली जब ईद होती है तो लोग ख़रीदारी के लिए बाहर निकलते हैं, कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं, उसके बाद शॉपिंग के साथ साथ जो है वो इस ईद के ऊपर स्पेसिफिकली जानवर वगैरह भी ख़रीदे जा रहे होते हैं। तो जानवरों की ख़रीदारी के दौरान भी आपको एहतियात रखना होता है कि अब ये शरह बढ़े नहीं। कल चूँकि ईद है, ऑब्वियसली आप ईद मनाएंगे, ईद के ऊपर आप जाके नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद बहुत दिल करता है लोगों को मिलने का, मुसाफा करने का, गले लगाने का, लेकिन आपने जो SOPs हैं उनका ख्याल रखना है और अपनी भी हिफाजत करनी है और दूसरे की भी हिफाजत करनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तो अब आपको खुली इजाज़त है कि आपने जाके सबको जफ्फियाँ डालनी है, नहीं, आपको अपने कंटेन रखना है अपने आप को और SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो फिगर्स हमने आपके साथ शेयर किए कि 40,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए कल और 2,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उनको कोरोना शिकायत हुई। अब ईद की छुट्टियां भी हैं, करीबन 3 छुट्टियां हैं ईद की, तो इसके ऊपर भी आपने जो है वो ख़ास तौर पर जो है अपने एहतियात जो है उसको मलहूज़ खातिर रखना है। और ईद के मौके के ऊपर हमने देखा कि जो गांव से लोग होते हैं समीना, वो भी आए हुए होते हैं, क्योंकि वो बहुत से मवेशी मंडियों के अंदर अपने जानवर लेकर आए होते हैं। तो इस हवाले से भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ख्याल रखना है कि अब वो यहाँ पर अगर आएंगे और यहाँ से बीमारी को लेकर वापस जाते हैं तो खुदा न खास्ता उनके इलाकों में भी बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसी हवाले से कुछ हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर, उनसे इस हवाले से कुछ मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद डॉक्टर साहब ईद के हवाले से बताइएगा हमें कि अब हम देख रहे हैं कि जो पहले हम जो रेशो थी उसको हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था, मुस्बत केसेस की जो रेशो थी वो करीबन हम उसको 2% से भी नीचे ले आए थे, लेकिन अब फिर ये एक बार 5% से ज़ायद जा रही है और 2,000 से ज़ायद मुस्बत केसेस भी हमें जो है वो कल देखने को मिले। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे कि आवाम को कि किस तरह से इन केसेस को दोबारा से कंट्रोल किया जा सकता है? जी शुक्रिया। शायद अभी आप बता भी रहे थे तफसीलात इसमें। देखिए वो जो था हमें पता था कि ईद के बाद ये दोबारा से एक लहर आएगी और सर्च होगा, और उसकी मेन रीज़न ये था कि सब कुछ खोल दिया गया था और लोग जो हैं वो गिलियात की तरफ चले गए। और आप देखें तो गिलियात में अभी जो है इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो लोग मिले हैं, लोग ट्रैवल किया है, तो उसकी एक ये वजह बनी है और अब हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से ये लहर में तेज़ी आ रही है। तो यही चीज़ जो है अभी हम यही सोच रहे थे कि ईद पे लोग मंडियों में जाएंगे और उसमें हजूम होगा, इंटरेक्शन होगी, और मेन जो उसमें रीज़न यही होती है कि बहुत ज़्यादा आवाम अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए और SOPs का अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर उसकी वजह से ये मज़ीद जो है ईद के बाद लहर बढ़ेगी। और उसमें वही हम जो बार बार आपके TV चैनल के थ्रू और आप लोग भी उसमें गाइड करते रहते हैं शहरियों को कि SOPs का ख्याल रखें, और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और साथ हम ये भी कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस, एक दूसरे का फासला भी, और मास्क का इस्तेमाल जो है वो उसको हमें कंटिन्यूस रखना चाहिए। हम यही देख रहे हैं कि लोगों ने बिल्कुल मास्क उतार दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं कर रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी करनी पड़ेंगी, और आप देख रहे हैं कि आपके TV में और उसमें मुख्तलिफ मंडियों का जो है वो दिखाया जा रहा है, मवेशी मंडियों का, कि लोग कितने हजूम जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, आप तरीके से करें। और ईद गुजारने का या ईद का ये मतलब नहीं है कि अपने आप को बीमार करें और फिर इस मर्ज को जो है वो ज़्यादा फैलाएं आप। ना सिर्फ अपने आप को बल्कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल बचा फरमाया, बहुत सारों को बीमार करने का बाइस बन सकते हैं वो लोग जो कि एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी जिस तरह से मानसून का मौसम भी चल रहा है, कभी बारिश है कभी हब्स है, लेकिन नमी भी है मौसम में, ऐसे मौसम में जरासीम ज़्यादा फलते फूलते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, मंडियों में भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ऐसे फौरी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए ख़ासतौर पर इन ईद के दिनों में कि लोग कम अज़ कम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, अगर खुद नहीं कर रहे तो इंतजामिया की जानिब से उन पर अमल करवाया जाए? जी वो ज़मीना आप बिल्कुल सही आपने बात की है। देखें इंतज़ामिया जो है वो तो किसी के पीछे डंडा लेके तो नहीं फिर सकते, अवाम में भी शऊर है, लोगों में है, इसका पता है। और हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कि ये बीमारी जो है इसने पूरी दुनिया में, और अभी हमारे रिसेंटली जो हम देख रहे हैं इंडिया में जो ये इंडियन वायरस आया है, फिर UK में और पूरी दुनिया में ये फैल गया, तो इसका हमें पता था कि यहाँ पे आएगा।
तो जिस तरह आप कह रही हैं कि हमें जो है यही करना चाहिए कि जो आप लोग अपने जो डॉक्टर्स या जो चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इसके थ्रू हम लोगों को यही पैगाम दें कि आप लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहने और जो है ज़रूर जाएं मंडियों में, लेकिन एक तरीके से जाएं। हमारा भी एक ही वो होता है तरीका होता है कि हम आखिर में सारा कुछ करना चाहते हैं। जब आखिर में जाएंगे तो फिर हजूम बन जाएगा और जब हजूम होगा, क्राउड होगा, तो ये बीमारी फैलेगी। बाकी जो आपने जिक्र किया कि इसका गर्मी और नमी से ताल्लुक है, वायरस का इससे ताल्लुक नहीं है। जो डेल्टा वायरस है ये बहुत तेजी से फैलता है, 50 से 200% तेजी से ये लोगों में मुंतकिल होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर क्राउड है, एक जगह आप जा रहे हैं, तो आप अपने आप को इन्फेक्ट करेंगे और फिर उन्हीं हजूम को फैला देंगे। तो यही लोग घरों में जाएंगे, ईद पे जाएंगे, बजाय खुशियों के वहाँ जाके बीमार हो जाएंगे, अपने लिए भी तकलीफ का बायस बनेंगे और दूसरों को भी तकलीफ देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और पॉइंट, क्योंकि अब हमने देखा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो वैक्सीनेट होने के बाद कुछ लोग जो होते हैं कि वो उनकी मेंटालिटी इस तरह की होती है कि शायद अब मैं सेफ जोन में आ गया हूँ, अब मुझे वायरस जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकता, और फिर उसके बाद वो एहतियाती तदाबीर को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते। तो उनको क्या रिकमेंड करेंगे इस हवाले से कि कितना असर उनको पड़ता है और उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो खुद को भी इस चीज़ से बचाएँ और दूसरों को भी इस चीज़ से महफूज रखें? जी, शायद बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, आप सेफ उस सूरत में होंगे जब 1% एक पॉपुलेशन की जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगा। जाहिर बात है ये स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाएगा। हुकूमत की तरफ से वैक्सीन आ रही है, अब लोगों को पहले मिथ थी, स्टोरियां थी, मफरूजे थे, तो वो लगा नहीं रहे थे। अब थोड़ा सा तेजी आ गई है और वैक्सीन हमारी जो है काफ़ी जो है तादाद में अवेलेबल हो रही है। वैक्सीन लगाने का फ़ायदा उस सूरत तक नहीं होगा जब तक कि एक ख़ास पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं होगी। हमारे मुल्क को ले लें तो 70 से 75% अगर लोगों को वैक्सीन लगेगी तो हम उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। उससे पहले हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो सेफ हैं, क्योंकि और जो दूसरे लोग हैं। और फिर दूसरा ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है ये भी इस वैक्सीन की एफिकेसी को थोड़ा कम करता जा रहा है। तो हमें एक तरीके से एक उससे एहतियात से चलना पड़ेगा। तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हुए, उसमें ये तेजी से फैलेगा। वैक्सीनेटेड लोगों में भी जा सकता है डेल्टा वेरिएंट, लेकिन उनको ये बीमारी शिद्दत नहीं इख्तियार करती, वो हॉस्पिटल नहीं जाते और उनके कुछ अलामात होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि जब तक कि एक खास पॉपुलेशन एक अरसे तक वैक्सीनेट नहीं होगी, हमें बिल्कुल अपने आप को सेफ नहीं समझना चाहिए। जिस तरह दूसरे ममालिक हैं, अब यूके ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी, इजराइल ने हटा दी, क्योंकि एक खास पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है। अब वो सेफ हैं, अब वो सोशल डिस्टेंसिंग भी इनकी खत्म होगी, उनके मास्क भी खत्म हो गए। हमारे यहाँ अभी ये नहीं हुआ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे अभी ईद उल अज़हा है, कल जब सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के बाद कुर्बानी की जाएगी, फिर गोश्त तकसीम करने का मरहला आएगा, तो ये फरमाइएगा, ये बताइएगा कि क्या जानवर भी कोविड कैरी करने का बायस बन सकते हैं, और फिर जब गोश्त तकसीम करने का मरहला आएगा तो क्या वो भी इसका एक बायस बन सकता है कि कोविड एक से दूसरी जगह जाए? तो इसमें प्रॉपर हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, इसमें जो है ना कोविड जो है वो जानवरों से नहीं मुंतकिल होता, ये इंसानों से ही मुंतकिल होता है। ये जानवरों की जो खास एक वो टाइप थी जिससे ये आया था उससे हुआ था, लेकिन ये सारे जानवरों में नहीं फैलता। लेकिन हाँ, जब वही बात हम कर रहे हैं, जब आप बांटने जाएंगे, एक जगह पे जाएंगे और आप लोगों में ज्यादा जो है लोगों से देखें कांटेक्ट का है, आप किस तरह कांटेक्ट करते हैं। अगर आपने अपने आप को मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, आपने जब मवेशी खरीदे फिर उनका जो है आपने जाके हजूम में खड़े हो गए, कसाई एक ही कसाई है या वो लोग उसमें खड़े हो गए, जब काटने लगते हैं और उसमें ज्यादा तादाद में लोग होंगे वहां से निकलेंगे, तो ये उनका कांटेक्ट है। मैंने आपको कहा ना कि एक को होता है। अब हमें नहीं पता हमारे साथ जो है समीना कौन बंदा खड़ा हुआ है, और वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, वो दूसरों को लगाते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है, वो बीमार नहीं होंगे, तो वो दूसरों को लगाते हैं। और वो फिर एक ही अगर आपने एक क्राउड खड़ा हुआ है तो 50 से 200 लोगों को वो फैला देगा। सही, मतलब ये हाईली ट्रांसमिटेबल है, ये बहुत तेजी से फैलाता है लोगों को। जिस तरह हमारे पास वाकयात यही हैं कि लोग शादियों पे गए, लोग जो ये गिलियात में गए और वो फिर बीमारी लेके आए। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा ज़रूरी समझना है कि जब हम मवेशियों को जो है करने के लिए जाएं, उनका कुर्बानी करने जाएं, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम उसको तरीके से करें। अगर हम तरीके से करेंगे तो हम अपने आप को भी सेफ करेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे।
ठीक है जी, अगर हम एक तरीके से ये सारे अमल से गुजरेंगे और तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो ही हम और फिर हमारे घर वाले और आसपास वाले महफूज रह सकते हैं कोरोना वायरस से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी राय से हमें आगाह किया। बिल्कुल जी, और इस हवाले से वो हमें बता रहे थे कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जैसे अब जो लोग गांव से आए हुए हैं और वो जब वापस जाएंगे तो खुदा न खास्ता अगर वो इस वेरिएंट को साथ लेकर जाते हैं या वो इस वायरस को वापस लेकर जाते हैं तो फिर उस गांव में भी इस चीज़ के फैलने का अंदेशा है। अभी तक तो हमारे जो गाँव देहात वगैरह हैं वो इस चीज़ से महफूज हैं, तो इसलिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि कहीं आप इस चीज़ के अंदर मुलविस ना हो जाएँ कि आप वहाँ पर जाएँ, रश डालें और अपने साथ दूसरे लोगों को भी जो है वो मुश्किल के अंदर डालें। सो एहतियात जो है वो इसे कहते हैं कि ज़रूरी है, द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल जी, एहतियात इलाज से बेहतर है, ये बहुत पुराना मुहावरा है और ख़ासतौर पर इन कोविड के डेज़ में हमें इस पर बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए। बल्कि आसपास अगर आप किसी को देखें जो अमल नहीं कर रहे, और शायद अब तो ऐसा भी देखने में आता है बहुत सारे लोग खुद को वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये समझते हैं कि अब उन्हें कोविड नहीं हो सकता, तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, बल्कि आ रहे हैं कि जिन्होंने खुद को वैक्सीनेशन करवाई उन्हें भी कोविड हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसमें शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं थी, उस मरज़ में वो उतना ज़्यादा बीमार नहीं हुए थे जितना वो लोग बीमार हुए जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिए। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, अब तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जो पाकिस्तान में भी चौथी लहर है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पहली 3 लहरों की निस्बत बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसका स्प्रेड रेशो बहुत ज़्यादा है और इसकी ये मोहलिक भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन नेवर बी टू केयरफुल, जितनी भी आप एहतियात करें वो कम हुआ करती है। और हम लोग पहले सुना करते होते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसको चेंज करके ना एहतियात इज़ द बेस्ट पॉलिसी कर देना चाहिए, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है इस खास तौर पर इस कोरोना के केसेस के अंदर। जी आगे बढ़ते हैं जी, और आगे हमारे पास एक खबर है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जी, और उन्होंने भक्कर में 2019 के बाद से शजरकारी मुहिम के हवाले से उन्होंने कहा है जी कि इस शजरकारी मुहिम ने भक्कर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। एक ट्वीट उन्होंने किया है और इस ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जी कि 2.5 सालों में बिलियन ट्री मुहिम के हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। कुछ पिक्चर्स भी हैं जो उन्होंने शेयर की हैं और कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो उन्होंने शेयर की हैं कि जो कि 2019 से कबल की हैं और फिर उसके बाद शजरकारी मुहिम के बाद की वो तस्वीरें हैं। तो उन्होंने बताया जी कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको हम सरसब्ज़ और शादाब जो है वो पाकिस्तान देना चाहते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो पिक्चर्स हैं आप वो देखेंगे और इसे आप कहेंगे कि जो रियल टाइम का जो चेंज है वो आपको इनमें नज़र आता है। और समीना, जब हम लोग सफ़र भी कर रहे होते हैं तब भी हम देख रहे होते हैं कि वो इलाके जहाँ से हम पहले उनके पास से करीब से गुजरते थे तो वो बिल्कुल उनकी जो लैंडस्केप है उसकी जो शक्ल थी वो ब्राउन सी कलर की आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो जो ज़मीन का रंग है वो नज़र आ रहा होता था। लेकिन अब जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो वो सब कुछ जो है वो सब्ज़ हो चुका होता है, ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। और यही जो मनाजिर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेयर किए हैं अपने ट्वीट में, इसका अक्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो मनाजिर अक्कासी कर रहे हैं उसी बात की जो भी अब शाहिद आप भी बात कर रहे थे कि ये वो मनाजिर थे 2019 से कबल की शजरकारी मुहिम के और अब के जो मनाजिर हैं वो उसमें वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है। और यही बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि जितने मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, पाकिस्तान भी उन मुतासरा ममालिक में से एक मुल्क है जिसको बहुत ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है। और अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2.5 साल से बहुत ज़्यादा इक़दाम हो रहे हैं इस चैलेंज से निपटने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है मौसमियाती तब्दीली और इससे बहुत ज़्यादा मुल्क मुतासिर हो सकते हैं। तो इसे बचने के लिए बेहतरीन हल ये है कि शजरकारी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ये ट्वीट शेयर किया था। और ये जो रियल टाइम तब्दीली है मेरे ख्याल से यही वो तब्दीली है जिसकी वो बात कर रहे थे, और जो तब्दीली हमें वाकई में नज़र आ रही है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ का या अगर आप KPK का अगर आप सफ़र करेंगे तो आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसका तजर्बा कर सकते हैं, देख सकते हैं रियल टाइम के अंदर कि वहाँ पर कुछ अर्सा पहले क्या सूरत हाल थी और सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर अब वो सारे इलाके जो हैं वो सरसब्ज़ो शादाब हो गए हैं। जी प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा जी, यहाँ पर लेके एक मुख्तसर सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको न्यूज़ शो में। और अब हम जिक्र करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर का, जिसका खुद एतराफ़ कर लिया है भारत की जानिब से। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रखने के पीछे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ है। यानी ये वो बात सच साबित हो गई जिसका एतराफ़ पाकिस्तान हमेशा से आलमी बिरादरी के सामने करता रहा, बल्कि एतराफ़ नहीं, तवज्जो दिलाने की कोशिश करता रहा इस जानिब आलमी बिरादरी की कि ये मामला चल रहा है, ये मामला चल रहे हैं, आप इस मामले को देखें। लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब ये हुआ है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने खुद एतराफ़ कर लिया है। और बीजेपी रहनुमाओं के तरबियती प्रोग्राम में इज़हार ख्याल कर रहे थे जयशंकर। उन्होंने कहा कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रखे जाने से हम पाकिस्तान को दबाव में लाने में कामयाब हो गए हैं। तो ये हैं वो हथकंडे जो कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। बिल्कुल जी, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत इस तरह के हथकंडे जो है वो करता रहता है। वो अगर फैटफ के लिए नहीं होगा तो किसी और कोई भी ऐसा तरीका जिससे उसको ये अंदेशा हो, उसको ये शक हो, या उसको ज़रा सा रत्ती बराबर भी उसको इस चीज़ की अगर उसको उम्मीद हो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है, तो उसने वो हर बार लाजमी करना है। तो उसी के अंदर जो एक जो चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत अरसे से तवज्जो दिला रहा था कि जो FATF है, जो ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स के हवाले से जो इजलास वगैरह होते हैं, इसको भारत जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, खित्ते के अंदर अपनी जो हेजमनी है, जो अपनी ताकत है, जो अपनी जो एक से आप कहते हैं कि एक अथॉरिटेटिव किस्म की जो पर्सनालिटी है उसको साबित करने के लिए, एंटिटी को साबित करने के लिए वो सारे हरबे आजमा रहा है, ताकि इस खित्ते के अंदर उसका जो है वो राज हो सके, वो अपनी हेजमनी कायम कर सके। और इसके लिए सारे तरीके किए जा रहे हैं। इस फैटफ के जो मकासद है, जो ओरिजिनली जो फैटफ के मकासद है, उनको भी नुकसान पहुँच रहा है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसको भी वो नुकसान पहुँचा रहा है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर सके। ये सारे काम वो कर रहा है, और अब उसकी जो है तस्दीक जो है वो खुद उनकी जो दफ्तर खारजा है उसकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है जी। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपको कहा था कि एक एंड के ऊपर हम देखते हैं कि जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं भारत के, उनकी जानिब से इतराफ़ किया गया कि हम ये सब कोशिशें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे, इनफैक्ट ग्रे लिस्ट में भी ना रहे बल्कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए। और दूसरी जानिब जो अमरीकी वजारत ख़ारजा है, जो उनके तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से जो एक बयान हमारे सामने है नेड प्राइस का, वो भी बहुत अहम है इस हवाले से, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं फैटफ के हवाले से, वो हम उनको सराहते हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो बेशतर शराइ थी, ऑलमोस्ट जो तमाम जो इसके अंदर जो कंडीशंस लगाई गई थी, पाकिस्तान उन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरा है, और पाकिस्तान ने वो कंडीशंस जो हैं उसको पूरी कर दी है। तकरीबन 27 में से 26 नुकात जो हैं उस पर पाकिस्तान अमल कर चुका है। और उन्होंने ये भी कहा कि फैटफ और आलमी बिरादरी के साथ पाकिस्तान के ताउन की हम हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो ये वो काविशें हैं जिनको सराहा भी जा रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड की जानिब से, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। और इसी पर बात करने के लिए, लेकिन जो भारत कर रहा है, अब इस पर क्या होना चाहिए? तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से, पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि इस मामले को अब हम भरपूर तरीके से आलमी बिरादरी में उठाएंगे इस मुद्दे को। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार और पूरे खित्ते की सूरत हाल पर, बदलती सूरत हाल पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे न्यूज़ शो के लिए। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी वज़ीर ख़ारिजा, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने इतराफ़ कर लिया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मुलव्वस थे पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए, और इससे हासिल ये किया कि पाकिस्तान को दबाव में लेकर आए। ये वही बात है जो पाकिस्तान शुरू से कहता आ रहा है आलमी बिरादरी के सामने, लेकिन इस पर किसी ने कान नहीं धरे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? कहाँ जाकर इस प्रोपोगेंडे के खिलाफ हम भरपूर एक्शन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। एक मुल्क के वजीर खारजा बाकायदा तरबियती प्रोग्राम में, वो भी जो है वो एक इंतहाई अहम तरबियती प्रोग्राम में उन्होंने एतराफ़ किया, और उसमें बाकायदा वजीर आज़म का नाम लेके नरेंद्र मोदी का बताया कि वो ग्रे लिस्ट में रखना जो था, वो उसके ऊपर भारतीय दबाव के नतीजे के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तो कभी भी ग्रे लिस्ट में था ही नहीं, हमेशा से वाइट लिस्ट में थे। हमने कोई कभी गलत काम नहीं किए। हमेशा इस खित्ते का अमन और पूरी दुनिया के अंदर जो बर्बादी है, उसके पीछे तो सिर्फ चंद ताकतों का हाथ है। कुछ आपको नजर आता है अमेरिका की तरफ से, माजी में रूस का किरदार रहा, और इसी तरीके से जो है वो भारत का किरदार रहा, इसराइल का रहा। अब मसला ये है कि जो इंटरनेशनल इदारे जिनके पास जाना चाहिए, वो तो इस्तेमारी कुव्वतों के ज़ेर असर हैं और ज़ेर साया हैं। FATF के अंदर 26 के हमने शराइत को बिल्कुल पूरा किया, और 27वीं टोटल शर्त जो थी, 27 में से 26 को
अब दूसरी तरफ जो है ऐसे ममालिक जिन्होंने 50% जो है उनकी कंप्लायंस की, उनको जो है उन्होंने वाइट लिस्ट में डाल दिया। अब ये एक सीधा सीधा केस है एक मुल्क की रियासती दहशतगर्दी और रियासती इंटरफेरेंस दूसरे मुल्क के अंदर, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं, मैं यहाँ जरूर याद कराना चाहूंगा, जिन्होंने ढाका में खड़े होके ये बाकायदा बयान दिया था कि असल में मुक्ति बहानी जो थी उसके पीछे भारत था, और वो बतौर एक आरएसएस के नुमाइंदे के तौर पे, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, वो उसके अंदर मुक्ति बहानी में शरीक थे पाकिस्तान तोड़ने के लिए। अब ये इतना बड़ा जो है वो कन्फेशन है एक आदमी की तरफ से, एतराफ़ जुर्म है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल अदालतों को जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। ये इंटरनेशनल जो कोर्ट्स बने हुए हैं अभी तक कुलभूषण यादव का फैसला नहीं कर पाते। जो दहशतगर्द पाकिस्तान भेजता है तो इंडिया भेजता है। पाकिस्तान ने कौन सा आज तक कोई ऐसा काम किया है जिसको आप कहें कि हमारी तरफ से कोई एतराफ़ आया हो या कोई ऐसी बात? हम तो सीधा सीधा चलने वाले लोग हैं, हम अमन जो है उसके ख्वाह हैं। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो अपने अमन के लिए बनाया था, न कि हमने किसी पे हमला करने के लिए या अपनी सरहदों की बढ़ोतरी के लिए। भारत जो है वो शुरू दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से इनकार है, और इनकार तो दूसरी तरफ जब उसको ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान 1974 तक एशियन इकोनॉमिक टाइगर भी रहा और बाद में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सलाहियत भी हासिल कर गया, रूस के भी टुकड़े कर दिए, अब अमेरिका जो है वो भी वहां से खैर बात कह गया, तो अब भारत को ये समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूजन का शिकार है, डिसओरिएंटेशन का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो सारा खराब हो गया है, करप्ट हो गया है। उसको ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दिफाई ताकत तो था ही था, अब एक चीन के साथ उसका ताल्लुक और वस्ती एशियाई रियासतों तक उनकी तिजारती मंडियों तक रसाई जो है वो पाकिस्तान को इस खित्ते का सबसे मजबूत जो है वो मुआशी मुल्क बनाने का एक अंदिया दे रही है, जो हालात जा रहे हैं। अब इस सूरत के अंदर उनके पास मुख्तलिफ हीले बहाने थे। भारत जो है वो अपनी कमीन गाह से छुप के पाकिस्तान पे वार करता है। उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, पाकिस्तान के जो है वो ISPR से, पाकिस्तान के मीडिया से, पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत से और अवाम से मुकाबला मुमकिन नहीं है। इसलिए अब ओछे और चीप हथकंडे जो है वो भारत इख्तियार कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो तमाम आलमी इदारे जो बुनियादी तौर के ऊपर भारत की तरफ झुकाव रखते हैं, उनको क्या ये नजर नहीं आ रहा? क्या दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है या बायस्ड विलेज बन के रह गई है? दुनिया को किसी न किसी पोजीशन के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप दुनिया की सरबराही का ख्वाब रखते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या वो चीन हो या वो रूस हो या कोई और मुल्क हो, तो फिर उसको इंसाफ फराहम करना पड़ता है। अगर आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे और पाकिस्तान के लिए FATF के तकाजे कुछ और होंगे, और उसमें अब खुल खिला के आ गया कि FATF नाम की कोई चीज नहीं बल्कि भारत का ईमान के ऊपर, भारत की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के ऊपर बेजा और नाजायज दबाव डाला गया। और ऐसी सूरत में मैं FATF को रिजेक्ट करता हूं बिल्कुल। ये तो केस ही खत्म हो गया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि दुश्मन जो था वो तो भारत निकला और भारत ने दूसरे लोगों को यूज किया। एक रियासत ने दूसरे रियासत के मामलात के अंदर दरअंदाजी की, दखल अंदाजी की, और इसको रियासती दहशतगर्दी के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा भला लफ्ज नहीं है कहने के लिए। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें, अब ये तो खैर हमें पहले से भी इल्म है कि भारत जो है वो कभी भी हमारी भलाई नहीं चाहेगा, और अगर हम पिछले सिर्फ चंद महीने या चंद दिनों की भी इनफैक्ट अगर हम देख लें तो हमें मालूम पड़ता है कि एक जो है वो जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का केस हमारे सामने आ गया, फिर जो व्हाट्सएप को हैक करने का जो सॉफ्टवेयर है पेगासस सॉफ्टवेयर, वो उसका केस सामने आ गया, फिर अब ये एक जो है उनकी जानिब से एक एतराफ़ हमारे सामने आ गया। अब इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें कि अब इसका काउंटर जो नैरेटिव है वो कैसे बिल्ड करना है हमने, या काउंटर जो स्ट्रैटेजी है हमारी जानिब से वो क्या होनी चाहिए? देखिए, जो असल बात है कि सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। जो सच होता है उसमें बड़ी ताकत होती है। जिसका नाम पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ सच का दूसरा नाम है, और जिसका नाम भारत है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ, मकारी और धोखाधड़ी का नाम जो है वो भारत है। पाकिस्तान सबसे लाली परचम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ला इलाहा की बुनियाद के ऊपर हमारे वजूद में आए। हमारे वजीर आजम इसको रियासत मदीना के तौर पे जो है वो कायदे आजम का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं।
अब मसला ये है कि दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वो एक निज़ाम मौजूद है, और इसी वजह से जो भारत और इसराइल का जो गठजोड़, खास तौर पे नरेंद्र मोदी का जब विजिट हुआ इसराइल, उसके बाद से सारे मामलात तब्दील हुए और भारत ने जो है वो इसराइल की चालें जो है वो हमारे ऊपर अपनाना शुरू कर दी। कश्मीर पे भी हमारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शक्ल में भी हमारे ऊपर जो है वो दहशतगर्द भेजने के चक्कर में भी। तो ये भारत जो है ये तो इस खित्ते को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन दो न्यूक्लियर ताकतें जो हैं वो आपस में अगर टकराएंगी तो नतीजे भयानक जो है वो निकलेंगे। लेकिन जो अब आप देखें कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर आया वो भी कहाँ से आया? इसराइल ने दिया। इसराइल ने वो किसी और मुल्क को नहीं दिया तो भारत को क्यों दिया? बात तो ये है सोचने वाली। इसका मतलब है कि जो मैं बात कर रहा था कि भारत और इसराइल गठजोड़, तो वो तो बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो है हमें अमेरिका की इस टाइम पे सिर्फ ज़बानी कलामी इस सिलसिले में जो है मुआवनत नहीं चाहिए FATF के मामले पे या जो है वो दीगर मामलात के ऊपर। हमें अब जो है अमलन उनसे कुछ देखना है। तीसरी तरफ जो है वो हम ये देखते हैं कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है खुद जो है वो भारत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हमारे वजीर आजम जो है उनके टेलीफोन को हैक करने की कोशिश की गई। हमारे दीगर मेरे ख्याल में अहम लोगों के टेलीफोन्स को हैक करने की कोशिश की गई होगी और जरूर की जानी चाहिए उनकी तरफ से, क्योंकि वो तो दुश्मन है। लेकिन असली मसला ये है कि वो इस हैक करने से सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारा पाकिस्तान को जेर नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन और बात होती है। और उससे पहले आपको डिसइंफो लैब याद नहीं है क्या? डिसइंफो लैब जो थी वो क्या कर रही थी? वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रही थी, जहर उगल रही थी, और वो रियासती पुष्टपनाही के ऊपर चल रही थी। बात तो ये है, ये बातें सारी मगरिब को इल्म है, इंटरनेशनल अदालतों को इल्म है, इंटरनेशनल इदारों उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इल्म है। उसके बावजूद भारत के लिए नरम गोशा रखना, मेरा ख्याल है कि ये एक जुर्म के साथ जो है वो आप ये कहें कि जुर्म के साथ खड़ा होना है, नाइंसाफी का साथ देना है। पाकिस्तान को फौरी तौर पे जो है वो न सिर्फ अदालतों में, इंटरनेशनल अदालतों में ये केस लेके जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की सतह के ऊपर लेके जाना चाहिए। दफ्तर खारजा जो है वो मेरे ख्याल में अपनी एक ऐसन कोशिश जो है वो पहले से ही कर रहा है। और इसी तरीके से हमें सिर्फ सब्र करना चाहिए कि ये चंद अरसे की बात है। आप देखेंगे अफगानिस्तान से मुकम्मल अमरीकी इनखला के बाद भारत आपको जो है वो एक दीवाने की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। और ये वक्त हमें अपनी सरहदों को भी जो है बचाने की जरूरत है, क्योंकि भारत जो है बौखलाहट के अंदर, पागलपने में वहशी दरिंदा बना हुआ है और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। असले की दौड़ को देख लें तो वो असले की दौड़ में दुनिया का नंबर 1 असले का खरीदार बन गया। उसके मुकाबले में फिर भी पाकिस्तान से डू मोर की गिरदान की जाती है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब के इस बयानिए को जो उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे ख्याल में अब नो मोर की जो हमारी डिमांड है वो अमेरिका समेत तमाम उसके हवारियों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। हमारा चीन के साथ एक दरीना ताल्लुक है, हमारी दोस्ती है, हम एक आनी भाई के हैसियत में आके खड़े हुए हैं और यही दुनिया को जो है वो परेशान कर रही है कि अगर चीन और पाकिस्तान जो है उन्होंने इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को दुनिया का नंबर 1 पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। अब्दुल्ला गुल साहब, हम ये देख रहे हैं कि ये तो भारत की बौखलाहट है जो कि सामने आ रही है मुख्तलिफ तरह के ओछे हथकंडों के बाद के बायस, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं, पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, उनका एतराफ़ भी अब आलमी सतह पर होने लग गया है। जैसे अभी आपने डू मोर और नो मोर का जिक्र किया, ये भी पैगाम पूरी दुनिया पर बात से चला गया। और फैटफ को लेकर पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें कर रहा है, जो 26 निकात थे, जो 27 निकात थे, उसमें से 26 पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया और इसका एतराफ़ भी किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने, उन्होंने कहा कि हम एतराफ़ करते हैं पाकिस्तान की इन कोशिशों का जो कि पाकिस्तान कर रहा है। तो ये बयान कितना खुशाइंद है? इन कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़ होना कितना खुशाइंद समझते हैं आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि एक सच है जब सूरज निकला हुआ है तो कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज तुलू नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान एक सूरज की मानंद है, सच्चाई है, और वो जब सामने आ रही है तो सर चढ़ के बोल भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें सिर्फ एतराफ़ नहीं चाहिए। यूरोपियन यूनियन से आपको पता है कश्मीर के मामले पे 226 उनके जो रुकन थे उन्होंने भारत के खिलाफ बाकायदा तहरीरी तौर पे दिया था। ये मेरे ख्याल में एक बड़ी हमारी सिफारती कामयाबी थी। दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका कह रहा है, दीगर ममालिक जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ये यकीनन खुशाइंद है।
और इसी तरीके से कश्मीर के बाद जिस तरह से भारत को एक्सपोज किया इंटरनेशनल मीडिया ने और खुद जो है अमेरिका मीडिया ने, तो वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त थी। लेकिन अभी हमें सिर्फ लोगों की ज़बानी कलामी बात और ज़बानी कलामी जो पीठ ठोंकना है वो नहीं चाहिए, हमें इसकी कॉम्पनसेशन चाहिए। इस दौरान में जितना पाकिस्तान का FATF की वजह से नुकसान हुआ, जो हमारा दहशतगर्दी की जंग में जो अफगानिस्तान के हवाले से थी, उसके अंदर हमारा जो है वो 128 बिलियन का नुकसान हो गया। हमारी जो है वो 1 लाख के करीब जो है वो जाने जो हैं वो शहीद हुए लोग। अब दुनिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान का हाथ थामे, पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल मुश्किलात हैं उनसे निकाले, और अमेरिका से और दीगर इदारों से हमारा ये मुतालबा होना चाहिए कि जिस तरह से माजी में गल्फ वॉर के अंदर बाकायदा मिस्र के कर्जे माफ किए गए थे, पाकिस्तान के ऊपर भी ये जो नाजायज कर्जे हैं जो कौम के ऊपर माजी में खर्च नहीं किए गए, उनसे हमें जान छुड़ानी चाहिए। पाकिस्तान को उसके लिए मेरे ख्याल में कर्जों की जो है वो कर्जों से निजात देनी चाहिए। यही एक तरीका है जो कॉम्पनसेशन का है। एक बात होती है, जैसे एक छोटी सी मिसाल के, अगर मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी से लग जाती है तो मैं सिर्फ माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं आपका जो नुकसान है उसकी तलाशी करूंगा। पाकिस्तान का जानी और माली और पाकिस्तान की जो इज्जत और आबरू को जो ठेस पहुंची, उसका अब जो है अदाला उन आलमी ताकतों का फरीजा बनता है जिन्होंने पाकिस्तान को ये ज़ख्म पहुंचाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है भारत के इन ओछे हथकंडों की वजह से, अब कंपनसेशन चाहिए पाकिस्तान को आलमी बिरादरी की जानिब से। सिर्फ एतराफ़ की हद तक हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए कि पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है उनका सिर्फ एतराफ़ नहीं, बल्कि जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है हमें उसकी कंपनसेशन चाहिए। और उसके लिए पाकिस्तान प्रॉपर लॉबिंग कर रहा है, हमारी दफ्तर खारजा प्रॉपर लॉबिंग कर रही है। सफारती महाज पर हम देख रहे हैं कि हम एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है, और वो एक ही मुल्क है भारत, जो कि हर टाइम हम देखते हैं कि इसी दौड़ में लगा रहता है, इसी जुस्तजू में लगा रहता है। तमाम तर कोशिशें इसी जानिब होती है कि किसी ना किसी तरह से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, जो इंतज़ामात हैं, और पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामज़न है, उसको अब दुनिया भी जानती है। बिल्कुल। और समीना, मेरे ख्याल से मिकावेली ने जो अपनी किताब प्रिंस में कहा था कि इंसान बुनियादी तौर पे एक सेल्फिश बीइंग है, तो अगर सब इंसानों के लिए नहीं तो कुछ इंसानों के ऊपर उसकी ये बात जो है वो बिल्कुल सादिक उतरती है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम लोग सब इस बात से वाकिफ़ हैं। तकरीबन जो है ना वो 1.25 अरब से ज़ायद की आबादी है वहाँ पर। तो जो मगरिब है उसके लिए वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहाँ पर वो जाके अपनी चीज़ें सेल कर सकता है, अपनी फिल्में दिखा सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है। तो उनके जो मफादात होते हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भी वो कुछ जो है ना वो चुप का दामन थामे रखते हैं और जो हक़ की बात है वो नहीं करते। तो खैर बहरहाल इस हवाले से हम आगे बढ़ते हैं जी। और एक पैकेज है हमारे पास, जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि ईद के हवाले से हम पैकेज शामिल करेंगे, तो एक पैकेज है हमारे पास जी, और वो पैकेज आपके साथ शेयर करने जाते हैं। जहलम के हवाले से ये पैकेज है जी, नईम भट्टी का ये पैकेज है। और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए लोग जो है वो मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं बहुत दिनों से, आज भी वो जाते रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे हमारे नुमाइंदे नईम भट्टी। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह जेहलम की मंडी मवेशियाँ लगना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ज़िले इंतजामिया की तरफ से खुसूसी तौर पर इंतजामात किए जाते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की कुर्बानी, खास तौर पर घर में जानवर को पाल कर सुन्नत इब्राहिमी अदा करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। हर साल इसी तरह 1 साल पहले जानवर ले आते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, पालते हैं। इसका वजन एक का तकरीबन 13 मन है और दूसरे का 15 मन। ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी के जानवरों की देखभाल करना और इन्हें गलियों मोहल्लों में लेकर फिरना बड़ों और खास तौर पर बच्चों का मशगला है। ये हमसे प्यार करते हैं, हम भी इनसे प्यार करते हैं, और ये इनको हम लोग खाना भी खिलाते हैं, सेब के छिलके। घर वाला जो होता है उस आदमी की खिदमत करता है, इधर ये खिदमत नहीं होती, इस वजह से वो अच्छा होता है घर वाला। घर में जानवर को पाल कर अल्लाह ताला के हुजूर पेश करने की रवायत अब भी मौजूद है। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेहलम।
ईद उल अज़हा की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बारिशें भी हो रही हैं। मॉनसून का चूँकि मौसम चल रहा है, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान ये बताया गया कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब चूँकि कल ईद उल अज़हा भी है और कुर्बानी के जानवर बहुत सारे घरों में तो आज शाम तक आ चुके हुए होते हैं शायद, और हम देखते हैं कि ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बरकी तनसीबात हैं उनसे जानवरों को दूर रखना, और ख़ासतौर पर बच्चों को भी, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस सारी गहमा गहमी में, तो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें वालिदैन, और जानवरों को बरकी तनसीबात से दूर रखें। और मौसम के पेश नज़र हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना अगर कहीं सफ़र प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मौसम के हवाले से अपडेट ज़रूर ले लीजिए कि आइंदा 12 घंटों में या 24 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी कुछ जगहों पर बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसके बायस बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा लोगों को। तो लाहौर के हवाले से भी हम बात करेंगे। लाहौर में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल जी, और मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशें हैं वो होती रही हैं जी। लाहौर के अंदर भी हो रही थी, कल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत तेज़ किस्म की बारिश जो है वो हमने देखी, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया यहाँ पर जी। इसी हवाले से हम कुछ बात करेंगे जी, जो मौसम के हवाले से एक्सपर्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर ज़हीर बाबर से, उनसे जानेंगे कि मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जो बारिशों का एक स्पेल स्टार्ट हुआ है लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, अब कल ईद होने जा रही है, तो क्या लोगों को बताएंगे कल की जो ईद की नमाज है वो उनकी बारिश में होने जा रही है या वो सेफ नमाज पढ़ सकेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून स्पेल से गुजर रहे हैं और आज रात भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर हिस्सों में और कश्मीर में आज रात भी और कल सुबह के वक्त भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। लेकिन ये है कि 10-11 बजे के बाद जो है वो मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगा और मौसम जो है वो साफ हो जाएगा मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में, जबकि मुल्क के जनूबी हिस्सों में जिनमें सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं उनमें कल दिन के वक्त तो जो है वो मौसम खुश्क और गर्म ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल हो रहा है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी मैं जैसे अर्ज किया है कि ये अभी हम मानसून स्पेल से जो है वो गुजर रहे हैं और उस वक्त मानसून सीजन से गुजर रहे हैं। ये जो स्पेल है ये कल तक जो है वो जारी रहेगा मुल्क के बालाई हिस्सों में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिटीरिएट कर जाएगा और फिर मौसम ज़्यादा जो है वो खुश्क हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बारिशों का एक हम देख रहे हैं कि बारिशें हो रही हैं, अब आम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा महजूज हो रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे काश्तकार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए कहीं बारिशें नुकसानदेह वगैरह तो नहीं है? देखें, जो ख़ास तौर पे चावल की काश्त के इलाके हैं उनमें तो ये बारिशें जो है वो अच्छी साबित हो सकती हैं, क्योंकि चावल की काश्त में जो है वो बारिश और पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो लेकिन ये है कि जो फार्म आर्चर्स हैं या फ्रूट फार्म्स हैं, सब्जियां हैं, वहाँ पे तेज़ मूसलाधार बारिश शॉर्ट पीरियड के लिए वो काफ़ी हद तक जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता सीज़न में, गुज़श्ता मानसून स्पेल में हमने देखा कि कराची में और सिंध में बड़ी तबाही मचाई थी इन बारिशों ने। इस मानसून स्पेल में कैसा रहेगा मौसम, खासतौर पर कराची का और सिंध भर का? इस वक्त तो मौसम जो है वो कराची और सिंध में ज़्यादातर जो है वो मौसम खुश्क और गर्मी है, और इस स्पेल में जो भी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो स्पेल है अभी कॉन्सनट्रेटेड है मुल्क के बालाई हिस्सों में, इसमें पंजाब के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, कश्मीर के ज़्यादातर हिस्से शामिल हैं, उनमें फिलहाल जो है वो कॉन्सनट्रेटेड है। उसके बाद 2-3 दिन के लिए फिर मौसम जो है वो खुश्क हो जाएगा। 2 या 3 दिन के बाद देखें फिर सिंध के जो जनूबी हिस्से हैं, खासतौर पर जुम्मे को और हफ्ते को जो है वो सिंध के जनूब मशरकी हिस्सों में और कराची में बारिश का इम्कान है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से स्पेल के हवाले से बता रहे थे कि ये एक स्पेल बारिशों का चल रहा है, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप आवाम को भी कुछ हमारे आगाह करें कि क्या ये इस हवाले से कुछ ख़तरे की बात तो नहीं है, कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस तो नहीं है, अगर उनको कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है उस हवाले से भी, और कुछ जो डिफरेंट जो एरियाज़ हुआ करते हैं जहाँ पर सैलाब का खदशा हुआ करता है, या नॉर्मली इस तरह के बारिशों के स्पेल के दौरान वो इलाके जो हैं वो ख़तरे की जद में आ जाते हैं, तो उस हवाले से भी हमें कुछ गाइड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो एक्सट्रीम रेनफॉल थी उसमें से गुजरे हैं, तो ख़ास तौर पे जो फ्लैश फ्लडिंग के इलाके हैं जहाँ पे तेज़ बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, या वो नशेबी इलाके जो बारिश के बाद ज़ेरे आब आ जाते हैं, उन इलाकों से जो है वो दूर रहें।
इसी तरह लैंडस्लाइडिंग के खतरात होते हैं, जो माउंटेनियस एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो इन तमाम इलाकों में ट्रैवल करने से पहले जो है वो वेदर फोरकास्ट ले ले और अवॉइड करें जब एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही हो तो ट्रैवल करने से, ताकि अनटूवर्ड इंसिडेंट से जो है वो बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ज़हीर बाबर और मौसम के हवाले से बता रहे थे और मेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो प्रिडिक्शंस दी गई हैं मौसम के हवाले से पेशगोई की गई है उस बारे में भी बता रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि अभी ये जो हालिया मानसून का स्पेल है, ये अभी जो हालिया बारिशों का सिलसिला है ये कल तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ बारिशें होती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, वहाँ पर लोगों को पता ही होता है, तो पहले से एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। NDMA की जानिब से, PDMA की जानिब से बर वक्त तमाम तर इकदाम कर लिए गए हैं। और जब आप घर से निकल रहे हैं, अगर आपने कोई सफ़र करना है, कहीं पर जाना है, तो आप वेदर फोरकास्ट जो है वो पहले से देख लीजिए कि आप जहाँ जा रहे हैं कहीं रास्ते में बारिश तो नहीं हो रही, और अगर बारिश हो रही है बहुत तेज़ तो फिर आप कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए या उस वक्त घर से मत निकलिए, क्योंकि हादसे होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको ये कहेंगे जी कि ईद के हवाले से ईद की खुशियों को भरपूर तौर पर इंजॉय करें, लेकिन 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 आपने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है और जो तमाम SOPs हैं उनको आपने फॉलो करना है। ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आज रात पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच भी है, तो उनको भी हम विश यू ऑल द बेस्ट कहेंगे जी कि वो पाकिस्तान का जो मैच है वो जीतें। बिल्कुल जी, और आज का मैच जो है वो फैसला कुन मैच होगा। अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो यकीनन ईद की खुशियों में एक और खुशी भी शामिल हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे कि आप भरपूर तरीके से इन खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। मजहबी फरीज़ा है, सुन्नत इब्राहिमी है, अदा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कुर्बानी करते वक्त सुन्नत इब्राहिमी की जो असल रूह है उसको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ ना तो गोश्त पहुँचता है, ना ही खून पहुँचता है, ना ही वो पैसे जिनसे जानवर ख़रीदा जाता है, बल्कि नीयत पहुँचती है। और ख़याल रखें कि आप अपनी ईद की इन खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जिनके पास ये खुशियाँ नहीं हैं। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और गोश्त सिर्फ अपने फ्रिज में या घर में महदूद मत रखिए, बल्कि उन लोगों तक पहुँचाइए जो इसके असल मुस्तहिक हैं, जिन्हें ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इसी नोट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि खुश रहिए, अपनी ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ, लेकिन साथ ही साथ कोरोना की एहतियात करना मत भूलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल जी। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे न्यूज़ शो का वक्त खत्म हुआ। हमें हमारी प्रोग्राम टीम की हमने इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।